जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का अध्ययन क्लासेस में। तो यह आज सीटेट हिंदी प्रैक्टिस सीरीज का यह दूसरा लेक्चर आज होने वाला है। पहला वाला प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया है। जो लोग यहाँ पर नए हैं मैं उन लोगों को बता दूं कि ये जो हिंदी की प्रैक्टिस सीरीज चल रही है इसमें टोटल मैं आप लोगों को 15 यहाँ हिंदी के प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आगे जो आने वाले प्रैक्टिस सेट हैं उनका वीडियोस आपसे मिस ना हो और आप उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। तो यहाँ पर मैं टोटल 15 प्रैक्टिस सेट कराऊंगा और ये सभी प्रैक्टिस सेट आपके सीटेट एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए देख लेते हैं ये दूसरा प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कि भाषा अर्जन में बच्चे भाषा को क्या करते हैं, यहाँ पर सहज और स्वाभाविक रूप से सीखते हैं, अभ्यास और यांत्रिकता से यहाँ पर सीखते हैं, स्वाभाविक और प्रयासपूर्ण तरीके से सीखते हैं, या फिर सहजता और अभ्यास से यहाँ पर सीखते हैं। जो भाषा अर्जन में भाषा यहाँ पर बच्चे कैसे सीखते हैं, तो सहज और स्वाभाविक रूप से सीखते हैं, क्योंकि जो उनकी क्षमता होती स्वाभाविक रूप से उसी तरीके से बच्चे यहाँ पर भाषा को अर्जन करते हैं, भाषा को यहाँ पर सीखते हैं। इसलिए आपको ए ऑप्शन यहाँ पर लॉक कर देना है। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि जो बच्चे विशेष रूप से पढ़ने में कठिनाई महसूस करते हैं वे क्या होते हैं, तो डिस्ग्राफिया से ग्रस्त होते हैं, मंद बुद्धि होते हैं, डिसलेक्सिया से ग्रस्त होते हैं, या फिर सीखने में यहाँ पर अक्षम होते हैं। तो अगर उनको पढ़ने में यहाँ पर कठिनाई महसूस होती है तो डिसलेक्सिया से वो ग्रस्त हो जाएंगे, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे आ जाए कि डिस्ग्राफिया अगर आपसे पूछे तो ये क्या है, ये लेखन संबंधी यहाँ पर अक्षमता है। तो आपको यहाँ पर याद रखना कि जो लेखन संबंधी अक्षमता है वो यहाँ पर डिस्ग्राफिया कहलाती है, और जो पढ़ने संबंधी अक्षमता होती है वो डिसलेक्सिया होती है। डिसलेक्सिया में क्या होता है, बच्चा बी को कभी कभी डी पढ़ देता है और कभी कभी जो डी होता है उसको बी पढ़ देता है, तो उसको अक्षर पहचानने में यहाँ पर प्रॉब्लम होती है। इसलिए डिसलेक्सिया आपको याद रखना है कि पढ़ने में अक्षमता जो होती है वो डिसलेक्सिया होती है, और जो लिखने में अक्षमता होती है वो डिस्ग्राफिया हो जाती है। तो ये दोनों पॉइंट आपको एकदम याद रखने हैं। चलिए अब 3 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण यहाँ पर मानते हैं। अगर आप एक हिंदी भाषा शिक्षक हैं तो वहाँ पर आप किसको सबसे महत्वपूर्ण मानेंगे, कि बच्चों की लेखन क्षमता का यहाँ पर विकास करना आप महत्वपूर्ण मानेंगे, या फिर बच्चों को विभिन्न संदर्भ में भाषा प्रयोग सिखाना, या फिर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास करना, या फिर बच्चों को व्याकरण के यहाँ पर नियम सिखाना। तो यहाँ पर बच्चों को विभिन्न संदर्भ में भाषा का प्रयोग यहाँ पर सिखाना, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं, बच्चों में वैयक्तिक विभिन्नता होती है। आपको ये भी पॉइंट याद रखना है कि जहाँ भी आपको सीटेट में वैयक्तिक विभिन्नता मिले उसको आपका सम्मान करना है, वहाँ पर आपको उसको निगेटिव वे में नहीं लेना है, उसको आपको पॉजिटिव वे में लेना है। इसीलिए विभिन्न संदर्भ में भाषा का प्रयोग सिखाना यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन। अब 4 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा की बारीकी को सही रूप में यहाँ पर समझने की क्षमता का विकास करने के लिए आप यहाँ पर क्या करेंगे। अगर आप हिंदी की बारीकी बच्चों को सिखा रहे हैं तो उसको सही रूप से समझने की क्षमता का अगर आप विकास कर रहे हैं तो किस लिए क्या वहाँ पर आप करेंगे, तो हिंदी भाषा के विभिन्न प्रयोगों से युक्त सामग्री यहाँ पर उपलब्ध कराएंगे, या फिर संस्कृत निष्ठ हिंदी भाषा से युक्त सामग्री उपलब्ध कराएंगे, या फिर हिंदी भाषा के प्राचीनतम प्रयोग से युक्त यहाँ पर सामग्री उपलब्ध कराएंगे बच्चों को, या फिर गूढ़ अर्थ वाली भाषा से युक्त यहाँ पर सामग्री आप पढ़वाएंगे वहाँ पर। तो हिंदी भाषा के विभिन्न प्रयोगों से युक्त सामग्री उपलब्ध कराएंगे, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगर आप हिंदी भाषा की बारीकी बच्चों को सिखा रहे हैं तो वहाँ पर हिंदी भाषा के विभिन्न प्रयोग अलग अलग वहाँ पर जो वेज में प्रयोग होते हैं, वहाँ पर जो उसके युक्त सामग्री होती है वहाँ पर आप अगर उसको उपलब्ध कराएंगे तो वहाँ पर बच्चे आसानी से और बारीकी से वहाँ पर हिंदी भाषा सीख पाएंगे। इसलिए ए ऑप्शन आपको यहाँ पर लॉक कर देना है। अब यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन है कि भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि, तो अगर भाषा की कक्षा में समाचार पत्र और पत्रिकाओं का उपयोग क्या सुनिश्चित करता है, कि शिक्षण सामग्री का उपयोग हो रहा है, बच्चों की भाषा पर समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रभाव पड़े, या फिर बच्चों को मुख्य शीर्षक याद है, या फिर बच्चे प्रमाणित लेख समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया यहाँ पर देने की क्षमता रखते हैं।
तो यहाँ पर आपको याद रखना कि बच्चे प्रमाणित लेख, समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि वाइगोस्की क्या मानते हैं कि बच्चों में जो होती है वो भाषा जो है पहले आती है और विचार बाद में आते हैं। तो यहाँ पर अगर आप समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग कर रहे हैं तो वहाँ पर जो बच्चे होते हैं, जो प्रमाणित लेख होता है और समाचार पत्र में जो चीज़ें वहाँ पर छपी होती हैं उन पर वो प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं, इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 6 नंबर क्वेश्चन है कि सुलेखा जब तब बच्चों से बातचीत करती है, वह क्या करती है? यहाँ पर बच्चों को वाचाल बनाना चाहती है, सदैव बच्चों की परीक्षा यहाँ पर ले रही है, या फिर समय नष्ट कर रही, या फिर बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए यहाँ पर परिवेश दे रही है। तो अगर सुलेखा जब तब बच्चों से बातचीत करती है तो बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए वहाँ पर वो परिवेश दे रही है, एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रही है सुलेखा, तो इसलिए डी ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर नए हैं चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको 10 बजे ये डेली हिंदी का प्रैक्टिस सेट मॉर्निंग में मिल जाता है, और शाम में 7 बजे ईवीएस का प्रैक्टिस सेट मैं यहाँ पर डेली लेकर के आ रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं 15 हिंदी के प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूँ, और यहाँ पर 15 ईवीएस के टोटल प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूँ। तो ये प्रैक्टिस सेट आपके सीटेट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये सभी प्रैक्टिस सेट आप यहाँ पर ज्वाइन कर लेंगे चैनल को, तो अगर ये करते जाएंगे प्रैक्टिस सेट, तो सीटेट एग्ज़ाम आपको बहुत ईजी लगने लगेगा, वहाँ के क्वेश्चन टैकल आप आसानी से कर पाएंगे। चलिए अब देख लेते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन है कि सुमन बचपन से ही गुजराती बोल समझ लेती है। सुमन क्या करती? वो बचपन से ही गुजराती बोल लेती और समझ लेती है। वह कभी विद्यालय वहाँ पर नहीं जाती, यह उदाहरण है। भाषा अर्जन का है, सुमन की प्रतिभा का है, भाषा सीखने का है, या फिर भाषा में यहाँ पर पिछड़ेपन का है? तो भाषा अर्जन का है, क्योंकि सुमन क्या है कि बचपन से ही वो गुजराती बोल और समझ लेती है, क्योंकि वह उसकी क्या है, मातृभाषा है यहाँ पर, इसलिए वो बोल भी लेती है और समझ भी लेती है। तो मातृभाषा क्या करते हैं, यहाँ पर भाषा अर्जन का सिद्धांत हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भाषा अर्जन का सिद्धांत किसने दिया है? तो चौमस्की ने दिया है, ये आपको याद रखना है। भाषा अर्जन का सिद्धांत किसने दिया? चौमस्की ने दिया है। और यहाँ पर जो सुमन है वो बचपन से ही गुजराती अगर बोल समझ लेती है तो वहाँ पर उसकी मातृभाषा, ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। अब 8 नंबर क्वेश्चन है कि रटने की आदत से बच्चों को क्या हानि होती है। अगर बच्चे रटने की आदत से युक्त हैं तो वहाँ पर उनको क्या हानि होती है? उनकी बुद्धि विकसित नहीं होती है, वे मौलिक चिंतन नहीं कर पाते हैं, उनमें आत्मविश्वास समाप्त हो जाता है, या फिर वह कक्षा शिक्षण से यहाँ पर कट जाते हैं। तो यहाँ पर वे मौलिक चिंतन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जब वो रटेंगे ही तो वहाँ पर वो सोच ही नहीं पाएंगे कि हमें उसको, या फिर कोई भी प्रश्न को, या फिर कोई भी सब्जेक्ट है उसको किस वे में वहाँ पर उनको लेना है। तो इस तरीके से उनमें जो थिंकिंग की पावर होगी वो एकदम निग्लेजिबल हो जाती है, इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन आपको करेक्ट कर देना है। अब 9 नंबर क्वेश्चन है कि अध्यापक बनने के बाद आपके विचार अनुसार हर अध्यापक के घर पर किसी वस्तु का होना जरूरी है। तो कौन सी वस्तु का यहाँ पर होना जरूरी है? अगर आप अध्यापक बन गए हैं तो उसके अनुसार अगर आपके मन में विचार आ रहा है कि हर अध्यापक के घर में कौन सी यहाँ पर वस्तु होना जरूरी है, पुस्तकालय होना जरूरी है, टेलीविज़न होना जरूरी है, सजा हुआ ड्राइंग रूम, या फिर उपयुक्त में से यहाँ पर सभी, तो यहाँ पर पुस्तकालय होना जरूरी है। क्योंकि अगर अध्यापक के घर में पुस्तकालय होगा, बुक्स वहाँ पर होंगी, तो वो क्या करेगा, वहाँ पर उनको रीड करेगा और सारी चीज़ें समझ पाएगा कि बच्चे किस तरीके से भाषा को अर्जित करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 10 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षक अपनी कक्षा में अच्छा अनुशासन रखने में सफल हो सकता है यदि वह क्या करे। अगर कोई शिक्षक अपनी कक्षा में अच्छा अनुशासन रखना चाहता है और वह अच्छे अनुशासन में सफल भी होना चाहता है तो वह क्या करे कि बच्चों के प्रति हमेशा कड़ा व्यवहार करे, बच्चों की इच्छा के अनुसार कार्य करे, या फिर बच्चों के साथ विनम्र रहे किंतु दृढ़ भी रहे, या फिर डी ऑप्शन है कि कभी कभी बच्चों की जिद मान लिया करे वहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बच्चों के साथ वह विनम्र भी रहे और दृढ़ भी रहे। जहाँ जहाँ उसको लगता है कि बच्चों के साथ विनम्र रहना है वो विनम्र रहे, और जहाँ पर उसको लगता है कि वो दृढ़ भी रह सकता है, हार्ड थोड़ा कठोर रह सकता है, तो वहाँ पर वो कठोर भी बन सकता है। इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब 11 नंबर क्वेश्चन है कि प्रेरणा की आवश्यकता सिद्धांत यहाँ पर किसने दिया है।
हेल ने दिया है, मरे ने दिया है, मैक्लीलैंड ने दिया है या फिर लेजारस ने यहाँ पर दिया है। तो आपको याद रखना है हेल ने दिया है अभिप्रेरणा का आवश्यकता का सिद्धांत, किसने दिया है तो हेल ने दिया है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर लॉक कर देना है। अब 12 नंबर क्वेश्चन है कि भाषा की पाठ्य पुस्तक में डैश से संबंधित पाठ होना चाहिए। तो किससे संबंधित यहाँ पर पाठ होना चाहिए, संस्कृत से संबंधित, साहित्य से संबंधित या फिर विज्ञान से संबंधित पाठ होना चाहिए या उपयुक्त में से यहाँ पर सभी होना चाहिए। तो साहित्य से संबंधित अगर भाषा की पाठ्य पुस्तक है तो वहाँ पर साहित्य होना चाहिए। जो हमारे जैसे पूर्वज रहे हैं, जो वहाँ पर वीर प्रतापी राजा रहे हैं, उनके बारे में साहित्य होना और हमारे जो देश है उसका साहित्य होना यहाँ पर जरूरी होता है। यही भाषा की पाठ्य पुस्तक में ये होना जरूरी है साहित्य, इसलिए बी ऑप्शन आपको करेक्ट कर देना है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि आकलन है। तो आकलन क्या है, मूलतः शिक्षक केंद्रित ही होता है या फिर केवल यह बताता है कि बच्चे ने क्या नहीं सीखा है, या फिर भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, या फिर पाठ समाप्ति पर ही यहाँ पर ये आकलन किया जाता है। तो 13 नंबर जो क्वेश्चन है, भाषा सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का यहाँ पर अभिन्न अंग होता है, क्योंकि जब आप भाषा की कक्षा में बच्चों को सिखा रहे होंगे फिर उसके बाद में आप आकलन करेंगे, तो वहाँ पर आप ये आकलन करेंगे कि भाषा कितने बच्चे सीख पाए हैं, उसकी प्रक्रिया का ये अभिन्न अंग होता है आकलन करना, इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। अब 14 नंबर क्वेश्चन है कि मौखिक भाषा के आकलन का सर्वोत्तम तरीका यहाँ पर क्या है। अगर आप मौखिक भाषा का आकलन कर रहे हैं तो आप कौन सा तरीका यहाँ पर अपनाएंगे, किताब पढ़ना बच्चों को बताएंगे, अंताक्षरी कराएंगे, प्रश्नों के तयशुदा उत्तर देना यहाँ पर करेंगे, या फिर अनुभव बांटना व बातचीत करना यहाँ पर करेंगे। तो अनुभव बांटेंगे और बातचीत करेंगे, क्योंकि आप मौखिक यहाँ पर कर रहे हैं आकलन, तो इसलिए अगर आप अनुभव बांटेंगे, बच्चों से अनुभव लेंगे वहाँ पर और बातचीत अगर बच्चों से करेंगे, तो यहाँ पर मौखिक भाषा का आकलन का सबसे यहाँ पर सर्वोत्तम तरीका है, इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन यहाँ पर लॉक कर देना है आपको। अब 15 नंबर क्वेश्चन है कि स्वाभाविक अभिव्यक्ति, कल्पनाशीलता, कौशल और सोच को यहाँ पर विकसित करना क्या है। तो भाषा शिक्षण को किसी प्रकार की दिशा नहीं देता है, भाषा शिक्षण का एकमात्र उद्देश्य है, भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, या फिर भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण यहाँ पर उद्देश्य है। जो स्वाभाविक अभिव्यक्ति है, कल्पनाशीलता, कौशल है और सोच को अगर आप विकसित कर रहे हैं तो भाषा शिक्षण का ये यहाँ पर एक महत्वपूर्ण उद्देश्य हो जाएगा, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ये शुरुआत के जो 15 क्वेश्चन है ये हिंदी पेडागोजी के थे। अब यहाँ पर गद्यांश पढ़ेंगे, उसके यहाँ पर क्वेश्चन है इसी तरीके से आपके सीटेट एग्जाम में भी आएगा। वहाँ पर आपको गद्यांश पहले दिया होगा, उसको आपको पढ़ना होगा, उसके नीचे आपको वहाँ पर क्वेश्चन के आंसर करने होंगे, फिर उसके बाद पद्यांश भी होगा। तो पहले यहाँ पर गद्यांश है तो गद्यांश पहले पढ़ लेते हैं। तो गद्यांश क्या है कि पर्यावरण के प्रति गहरी संवेदनशीलता प्राचीन काल से ही मिलती है। अथर्ववेद में लिखा है, भूमि हमारी माता है, हम पृथ्वी की संतान हैं। एक स्थान पर यह भी लिखा है कि हे पवित्र करने वाली भूमि, हम कोई ऐसा काम ना करें जिससे तेरे हृदय को आघात पहुँचे। हृदय को आघात पहुँचाने का यहाँ अर्थ है पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र के साथ क्रूर छेड़छाड़। हमें प्राकृतिक संसाधनों के अप्राकृतिक और असीमित दोहन से यहाँ पर बचना होगा। आज आवश्यकता इस बात की है कि विश्व में तमाम राष्ट्र जलवायु परिवर्तन के गंभीर खतरे को लेकर के आपसी मतभेद यहाँ पर भुला दें और अपनी अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाएं, ताकि समय रहते सर्वनाश से उबरा जा सके। विश्व विनाश से निपटने के लिए सामूहिक एवं व्यक्तिगत प्रयासों की जरूरत है। इस दिशा में आंदोलन हो रहे हैं। अरण्य रोदन, अरण्य का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जंगल होता है, तो आपको याद रखना है अरण्य रोदन के बदले अरण्य संरक्षण की बात हो रही है। यहाँ पर सचमुच हमें आत्मरक्षा के लिए पृथ्वी की रक्षा करनी होगी। भूमि माता है और हम उसकी संतान है, इस कथन को चरितार्थ करना होगा। तो ये यहाँ पर गद्यांश है। चलिए अब देख लेते हैं इसके क्वेश्चन। तो 16 नंबर यहाँ पर है क्वेश्चन कि हम पृथ्वी की संतान हैं। हम से यहाँ पर क्या तात्पर्य है, संसार के सभी लोग, हम सभी नागरिक, एक खास देश के लोग, या फिर हम भारतवासी। तो यहाँ पर संसार के सभी लोग यहाँ पर है, क्योंकि गद्यांश में यही अर्थ आ रहा है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 17 नंबर क्वेश्चन है कि पर्यावरण का संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा, परधन आवरण होगा, परधन यावरण होगा, परिधन आवरण होगा, या फिर परिधन यावरण हो जाएगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि पर्यावरण का संधि विच्छेद क्या हो जाता है,
परिधन आवरण बराबर पर्यावरण यहाँ पर हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है। आपके सीटेट एग्जाम में यहाँ पर संधि से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको संधि भी अच्छे से यहाँ पर कंप्लीट करनी है। अगर आपको संधि यहाँ पर नहीं समझ आती है तो यहाँ पर मेरे चैनल पर एक वीडियो है संधि का, मात्र 10 से 15 मिनट में आप पूरी संधि वहाँ पर कवर कर लेंगे। अब यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन है कि हम प्रकृति के हृदय को आघात पहुँचाते हैं यदि हम क्या करते हैं कि पारिस्थितिकी से यहाँ पर छेड़छाड़ करते हैं, पृथ्वी की खुदाई करते हैं, संसाधनों का दोहन करते हैं या फिर पृथ्वी से यहाँ पर बुरा व्यवहार करते हैं। तो यहाँ पर पारिस्थितिकी तंत्र से अगर हम छेड़छाड़ करते हैं तो प्रकृति के हृदय को यहाँ पर हम आघात पहुँचाते हैं, यही गद्यांश में कहा गया, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वनाश से उबरा जा सके में उबरा का अर्थ यहाँ पर क्या है? हटना है, बचा है, निपटा है या फिर तैरा है। यहाँ पर तो बचा हो जाएगा, क्योंकि सर्वनाश से बचा जा सके, यहाँ पर उबरा जा सकने का अर्थ है यहाँ पर बचा जा सके। तो बी ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि गद्यांश में चरितार्थ करने का उल्लेख है, इसका आशय यहाँ पर क्या है? तो चरितार्थ का क्या अर्थ है? बहस करना है, सिद्ध करना है, अपनाना है या फिर चरित्र चित्रण यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर सिद्ध करना, चरितार्थ करने का अर्थ क्या होता है? सिद्ध करना, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब 21 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व के सभी देशों से अपेक्षा की जाती गई है यहाँ पर कि वह क्या करे? पर्यावरण की रक्षा करें, अपने दायित्व ईमानदारी से निभाएं, व्यक्तिगत प्रयास करें या फिर मिलजुल कर यहाँ पर कार्य करें। तो यहाँ पर अपने दायित्व को ईमानदारी से निभाएं, यही गद्यांश में कहा गया है, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन है कि अरण्य संरक्षण का अर्थ है वनों की रक्षा, प्रकृति की रक्षा, पर्यावरण की रक्षा या फिर सभी की यहाँ पर रक्षा। तो यहाँ पर वनों की रक्षा हो जाएगा, क्योंकि अरण्य क्या मतलब क्या होता है? यहाँ पर जंगल होता है या फिर वन होता है। तो वन की संरक्षण या फिर जंगल का संरक्षण, तो मतलब वनों का संरक्षण, वनों की रक्षा, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब 23 नंबर क्वेश्चन है जो संबंध माँ और उनकी संतान में होता है वही संबंध किस में है? पृथ्वी और पृथ्वी निवासियों में है, माता और पुत्र में है, धरती और सभी देशों में है, प्रकृति और पर्यावरण में यहाँ पर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पृथ्वी और पृथ्वीवासियों में यहाँ पर कहा गया है, इसलिए 23 जो क्वेश्चन है उसका ए ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। अब यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन है कि क्रूर शब्द है, क्रूर शब्द क्या है? सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है या फिर यहाँ पर संज्ञा है। तो क्रूर क्या है? कोई एक विशेषता बता रहा है तो विशेषण हो जाएगा, क्योंकि विशेषण क्या होता है? यहाँ पर संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? शब्द यहाँ पर विशेषण कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर हम लिख सकते हैं काला घोड़ा, तो घोड़ा कैसा है? घोड़ा एक संज्ञा शब्द है और घोड़े की विशेषता है कि वह काला है, तो यहाँ पर काला क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि विशेषण किसे कहते हैं। सर्वनाम यहाँ पर क्या होता है? जो संज्ञा और यहाँ पर संज्ञा के स्थान पर आते हैं वो सर्वनाम शब्द होते हैं, जैसे वह, मैं, तुम, ये सब सर्वनाम शब्द होते हैं। क्रिया क्या होते हैं? क्रिया यहाँ पर क्या होती है कि एक्शन वर्ड जो होते हैं वे क्रिया होते हैं, जैसे जाना, गाना, ये सब क्या है? क्रिया है। और संज्ञा क्या होती है? संज्ञा जो है किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, ये सब क्या होते हैं? संज्ञा होते हैं, जैसे राम है, लखीमपुर है, तो ये सब क्या हैं? यहाँ पर संज्ञा है। तो उम्मीद है ये चारों ऑप्शन आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इन प्रैक्टिस सेट में मैं पूरी सीटेट का जो आपका जितना भी यहाँ पर पेडागोजी आता है या फिर यहाँ पर गद्यांश पद्यांश से आता है वो सब मैं कवर करते चल रहा हूँ, और सारी चीज़ें जो ऑप्शन आपके पूरे कराने होते हैं वो मैं पूरे आपको डिस्कस कर देता हूँ, जहाँ से आपको काफ़ी हेल्प होने वाली है। तो चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पर पद्यांश। तो गद्यांश के हमने क्वेश्चन यहाँ पर टैकल कर लिए हैं। अब देख लेते हैं पद्यांश क्या है। तो पद्यांश यहाँ पर एक कविता होती है, फिर उसके नीचे यहाँ पर क्वेश्चन है तो उनको भी करेंगे। पहले हम कविता पढ़ लेते हैं। तो चमकीली है सुबह आज की आसमान में, निश्चय कल की सुबह और चमकीली होगी, बेचैनी की बाहों में कल फूल खिलेंगे, घुटन गमकती सांसों की आवाज़ सुनेगी, कुंठाओं की टहनी छिन्न भिन्न होगी, फिर आशा अपने हाथों से अब कुसुम चुनेगी, चटकीली है आज चहकती हुई चांदनी, कल चंदा की किरण और चटकीली होगी, खुल जाएंगे अब सबके दिल के दरवाजे, आंखें अपनी आंखों को पहचान सकेंगी। तो ये कविता है। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन है इस कविता से कि काव्यांश में चमकीली सुबह का आशय क्या है यहाँ पर।
तो यहाँ पर जो कविता थी उसमें चमकीली सुबह का क्या अर्थ बताया गया है, क्या आशय होगा? तो ए ऑप्शन है अंधकार समाप्त के बाद आशा भरी सुबह, सूर्य की किरणों से चमकीली सुबह, या फिर सफ़ेद कोहरे से चमकीली सुबह, या फिर डी ऑप्शन होगा कि प्रातः काल का यहाँ पर समय। तो यहाँ पर अंधकार समाप्त होने के बाद आशा भरी सुबह, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन है कि कवि को विश्वास है कि सुबह का समय सदा सुहाना होता है, कल की सुबह आज से अच्छी होगी, सुबह का सूर्य कष्ट दूर करता है, या फिर आज की सुबह सबसे अच्छी होगी। यहाँ पर तो कल की सुबह आज से अच्छी होगी, ये कवि को विश्वास है, यहाँ पर कविता में यही कहा गया है, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है कि कुंठाओं की टहनी छिन्न भिन्न होगी से तात्पर्य है दुख की अनुभूति खत्म होगी, पुरानी डाल टूट जाएगी, निराशा दूर होगी, या फिर मन का दुख यहाँ पर दूर होगा। तो निराशा दूर हो जाएगी, क्योंकि कुंठाओं की टहनी छिन्न भिन्न होने का अर्थ है निराशा यहाँ पर दूर होगी, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है कि चांदनी का विशेषण हो जाएगा, चटकीली हो जाएगा, तड़पती हो जाएगा, गमकती हो जाएगा, या फिर यहाँ पर महकती हो जाएगा। तो यहाँ पर चांदनी का विशेषण हो जाएगा यहाँ पर चटकीली, क्योंकि विशेषण क्या होता है, विशेषता बताता है। तो यहाँ पर चटकीली चांदनी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है कि दिल के दरवाजे खुल जाएंगे का क्या अर्थ है? यहाँ पर आपस में बात करेंगे, दिलों में सबके प्रति मित्रता होगी, कोई बात छिपी नहीं होगी, या फिर हृदय से हृदय मिलेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर दिलों में सबके प्रति यहाँ पर मित्रता होगी, यही कविता में कहा गया है। तो दिल के दरवाजे खुल जाने का अर्थ है यहाँ पर दिलों में सबके प्रति मित्रता होगी, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब ये जो 30 नंबर क्वेश्चन है ये इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। देख लेते हैं, कुसुम का पर्यायवाची शब्द नहीं है, आपको कुसुम का यहाँ पर पर्यायवाची जो शब्द नहीं है वो बताना है। तो कुसुम का मतलब क्या होता है, फूल होता है। तो यहाँ पर फूल के पर्यायवाची क्या हो जाएंगे, कमल भी हो जाएगा, क्या प्रसून होगा, पुष्प होगा, या सुमन होगा। तो यहाँ पर कमल नहीं होता है, कमल एक अलग तरीके का पुष्प है। फूल की यहाँ पर क्या हो जाएगा पर्यायवाची, प्रसून भी होगा, तो इसलिए ये भी नहीं होगा, पुष्प भी हो जाएगा और सुमन भी होता है। तो ये तीनों होते हैं यहाँ पर फूल के पर्यायवाची या कुसुम के पर्यायवाची। तो ये तीनों बी, सी और डी गलत हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा था। तो कमल यहाँ पर ए ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। तो ये कुछ 30 क्वेश्चन थे, उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, मैं वहाँ पर आपके डाउट क्लियर करूँगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और नए हैं चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।